Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Educational Classes. I am विक्रम कुमार गौतम। बेटा की जैसा अब तक हम क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने मोस्ट ऑफ द पोर्शन उसका क्या हुआ बेटा, सेकंड चैप्टर्स का हम कवर कर चुके हैं। हम सबसे लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। आज का जो लेक्चर्स होगा इसके बाद शायद एक लेक्चर और होंगे और सारे खत्म हो जाएंगे आपके ये चैप्टर्स। और हमने इस दौरान जो भी देखा सेकंड चैप्टर्स में, जो भी हमने एनसीईआरटी में एक एक लाइन हमने क्या किया बेटा, उसको अच्छी तरह से क्या किया, डिस्क्राइब किया और स्टडी किया हमने लगभग अगर इसको इस सिलेबस से या फिर आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएं या नीट या एंथ में आए तो आपको, मुझे आशा है कि आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने जितना भी एफर्ट करना था बेटा वो हमने आपको किया। जो भी एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना था उसको भी हमने थोड़ा बहुत आपको एग्जैक्टली आपको बताया भी था। अब आपको क्या करना है, मेहनत आपके ऊपर है बेटा कि आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, थोड़ा सा मेहनत, हार्ड वर्क करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। यदि आपको मेडिकल ज्वाइन करना है, यदि आप एमबीबीएस बनना चाहते हो, यदि आप एम्स में जाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो सारी चीज़ें आपको कवर होंगी या फिर वो सफलताएँ आपको मिल सकती है। तो हम अपने टाइम को वेस्ट न करते हुए आपको फिर से हम स्टडी करके आपको स्टडी के आगे लेक्चर्स पे चलते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स का अगर देखा जाए तो हमने पिछले लेक्चर में आपको 18th लेक्चर्स हुए थे। आज 19 वाला लेक्चर्स है, 19 नंबर पे, और लेक्चर्स भी काफ़ी इस पे हमने हो गए। चैप्टर्स भी आपको बेटा थोड़ा सा डीपली था तो हमने एक एक लाइन उसकी पढ़ी हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेक्चर्स ज़्यादा आपको हो गए इसमें। तो अब आपको क्या करना है बेटा कि हमने क्या हुआ था 18th लेक्चर्स में, आपको जो एनसीईआरटी में जो था वो हमने डिस्कस किया हुआ था, किस पे, आपको एम्ब्रियो के डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि आपको मोनोकॉटिलिडल डेवलपमेंट में हमने मोनोकॉट में कैसा डेवलपमेंट होता है उसको हमने देखा, और डाइकॉट में कैसे होता है उसको भी हमने देखा। डिफरेंसेस भी आपको क्लियर हो गए होंगे, थोड़ा बहुत हमने बेसिक फंडामेंटल बताया आपको कि सेल कैसे डिवाइड होती है। फिर उसके बाद हमने बताया कि आपको सस्पेंसर सेल कैसे बनती है। तो जनरली हमने यही देखा था कि बेटा जाइगोट जो होता है, जब जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, जैसे हमने डबल फर्टिलाइजेशन जब देखा था तो उसमें हमने एक देखा था कि मेल गैमेट, दो मेल गैमेट पॉलिन ट्यूब जो होती थी वो दो मेल गैमेट कैरी करती थी। एक मेल गैमेट क्या होता था, फ्यूज करता था बेटा किससे, आपको क्या कहते हैं, एग से, और दूसरा वाला मेल गैमेट फ्यूज करता है किससे, आपको दूसरे का न्यूक्लियस फ्यूज करता है आपको पोलन न्यूक्लियस से। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या हुआ कि डबल फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिला हुआ था। और उसके दौरान हमने ये सही देखा, जब जाइगोट बन जाता है रेस्टिंग पीरियड के बाद वो माइटोसिस डिवीजन में भाग लेता है और जनरली क्या होता है वो फाइनली वो क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो हमको ये देखना क्या कि एम्ब्रियो कैसे बन चुका है, एम्ब्रियो कैसे बना हुआ था, वो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था। कहाँ पे हुआ था, जाइगोट हम जानते थे आपको क्या होता है, सिंगल सेल आपको होता है जनरली। फिर उसमें आपको माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे आपको कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होता रहता है, जिससे वजह से बहुत सारे सेल्स का निर्माण होता है। न्यूमरस नंबर्स में सेल आपको बनती है, जिसमें हमने आपको बता रखा हुआ था कि आपको पहला डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन होता है, तो वो कैसा डिवीजन होता है वो आपको बताना है इन डाइकॉट में। ध्यान रखिएगा, डाइकॉट की मैं बात बता रहा हूँ कि जब आपको फर्स्ट डिवीजन आपको जाइगोट में होता है, आपको फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, तो वो किस टाइप का होता है वो हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बता रखा है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको ये रहा आज का। दूसरा, जैसे ही वो डिवाइड करता है तो बेटा दो सेल्स बनती है, हमने देखा था बेसल सेल्स एंड टर्मिनल सेल्स बनती है, या फिर आप कह सकते हो एक एम्ब्रियो में भाग लेती है और एक सेल बनती है क्या, जो आपको सस्पेंसर सेल का निर्माण करती है। ठीक है, या फिर सस्पेंसर सेल कह सकते हो, वही सस्पेंसर सेल आगे डिवाइड करती है तो बेटा आपको सस्पेंसर बनाती है, जिससे सबसे ऊपर वाला आप ही को बताना, सबसे ऊपर वाला कई बार डिवाइडेशन होने के बाद सस्पेंसर जब बनता है वो हमने देख चुका था। सस्पेंसर बनने के बाद आपको सस्पेंसर सेल के ऊपर वाला पार्ट, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर वाले जो सबसे
अपर मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ सस्पेंसर सेल इज कॉल्ड एज, उस सेल को हम क्या कहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया। एंड द लोवेस्ट सेल्स ऑफ द सस्पेंसर सेल, उसके नाम आपको लिख भेजना है कि लोवेस्ट सेल पे आपको क्या पाई जाती है उसके नाम आपको लिखना है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हुआ। फिर एम्ब्रियो बनता था, हमने देखा एम्ब्रियो की सेल भी डिवाइड करते थे, एम्ब्रियो जनरली बनाता था। उसमें एम्ब्रियो के बाद आपको फाइनली जब मेच्योर होता था एम्ब्रियो का स्टेज भी हमने देखा था आपको कि एम्ब्रियो के अलग अलग सेट होते हैं, वो जनरली होता है। तो फोर्थ सेल, जब फोर्थ सेल स्टेज आती है तब हम उसको क्या कहते हैं प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसे प्रो एम्ब्रियो कहा जाता है, शुरुआती एम्ब्रियो। और उसके बाद आपको क्या होता है 16 सेल स्टेज आती है, तब हम आपको कहते हैं क्या ग्लोम्युलर एम्ब्रियो कहा जाता है। उसके दिन बाद आपको कैसा होता है, तो हमने बताया था आपको कैसा होता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद आपको टार्पेडो शेप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और जनरली फाइनली मैच्योर जो एम्ब्रियो होता है उसका कैसा शेप्ड होता है, तो हार्ट शू शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद करने पड़ेंगे कि कभी कभी पूछ ले जाते हैं, पूछा भी गया है आपको 10th में कि उसका सीक्वेंस कैसा होता है। जैसे नीट में तो नहीं पूछा गया लेकिन सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। पहला किस शेप का था तो वो शेप हमने आपको बता दिया है। सीक्वेंस आपको क्लियरली आपको राइट सेगमेंट चूज करना पड़ता है कि कौन कौन सा बनता है, पहले किस शेप का होगा, उसके बाद कौन सा शेप आएगा, फिर उसके बाद देन आपको कौन सा आएगा, फाइनली क्या होगा हार्ट शू शेप बनेगा। क्लियर है? एनसीईआरटी में सारे शू शेप दे दिए थे लेकिन टार्पेडो शेप नहीं दे रखा हुआ था। वो आपको किसके बाद आता है बेटा, हार्ट शू शेप के बाद आपको टार्पेडो शेप आता है, उसके बाद आपको हार्ट शू शेप आता है। क्लियर है? बिल्कुल एकदम क्लियर, कंफ्यूजन मत करिएगा, बिल्कुल लेक्चर ध्यान से सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगी। इतनी सारी चीजें हमने उसमें देखा हुआ था। फिर उसके बाद हमने कहा आपको जिक्र करना था किसके बारे में, आपको हमने बताया था आपको आज सीड के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन सीड से पहले कुछ जो पिछले लेक्चर्स रहा होगा जब हम इंडो स्पर्म पढ़ रहे थे बेटा, तो इंडो स्पर्म में हमारा कुछ लेक्चर छूटा हुआ था जो हमने एनसीईआरटी के बियॉन्ड बताना था, तो वो छूट गया होगा। वो कई बार आपको क्या होता है कि बेटा पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, जितमर में और में पूछे जाते हैं और बड़े इंटरेस्टेड है, जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वही से हमारा लेक्चर कट हो गया था तो वो पूरा नहीं बता पाया। पहला याद होगा हमने बताया था कि आपको इंडोस्पर्म कितने टाइप्स का होता है, तो आपको बता रखा था बेटा फ्री न्यूक्लियर आपको इंडोस्पर्म होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म होता है और हैलोवियर। ये तीनों के तीनों टाइप्स आपको दे रखे हुए थे, एनसीईआरटी में मेंशन भी किया हुआ था और नाम भी हमने आपको बता रखे थे कि 3 टाइप्स के इंडोस्पर्म होते थे। लेकिन उसके बियॉन्ड हमने जाकर आपको ये देखा कि उसके बाद आपको कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जो इंडोस्पर्म के लिए आपको यूज हो जाती है, उसके बेसिक पे यूज किए जाते हैं। तो वो पहला हमने बताया था आपको रोमिनेंट इंडोस्पर्म बताया था। रोमिनेंट इंडोस्पर्म क्या होता है, तो हमने सिंपल से बताया था बेटा आपको कि आपको जो किसमें बताया था आपको, वो सुपारी में, वो वहां तक हमने बता दिया। सुपारी वाला फंक्शन हमने दिखा देते कि आपको जो क्या होता है जनरली जो सरफेस होता है इनका उसका कैसे तो मैच्योर इंडोस्पर्म विथ इट irregularly and uneven in the structure is called as a ruminant. It is found in about 32 family of angiosperm. एंजियोस्पर्म की 32 फैमिली जो होती है, 32 फैमिलीज में आपको रोमिनेंट इंडोस्पर्म देखने को मिलता है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमने आपको बता रखा हुआ था सुपारी। उसको कट करोगे बीच से तो आपको देखो उसकी सरफेस जो होगी इरेगुलर टाइप होगी, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होगी, हमने बताया था आपको। वो दोबारा नहीं बता देता, ज़्यादा टाइम वेस्ट चला जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपका लेक्चर जल्दी खत्म हो जाए, आपको चैप्टर खत्म हो जाए और न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। तो वो हमने देखा था रोमिनेंट का, और याद रखिएगा 32 फैमिलीज में आपको एंजियोस्पर्म के रोमिनेंट टाइप का मिलता है। और ये ध्यान रखिएगा रोमिनेंट इंडोस्पर्म इज नॉट ए टाइप ऑफ इंडोस्पर्म, वो टाइप्स नहीं होता है इंडोस्पर्म का। जनरली वो क्या होता है उसका एक ग्रुप होता है, तो हम उसके टाइप में नहीं गिनते हैं, वो इंडोस्पर्म नहीं होता। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपको याद करना है बेटा आपको मोज़ेक इंडोस्पर्म। मोज़ेक इंडोस्पर्म को हमने एक बता रखा हुआ था कि इन सम केसेस टिश्यू ऑफ द इंडोस्पर्म इज नॉट होमोजेनियस बट दे आर द पैचेज ऑफ डिफरेंट कलर्स सच टाइप ऑफ इंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज द मोज़ेक इंडोस्पर्म। जनरली क्या कह रहा है कि जो मोज़ेक इंडोस्पर्म होता है वो बेटा आपको क्या मिलता है, जी मैच में देखने को मिल रहता है। उसके क्या होते हैं, वो जनरली होमोलॉगस जेनेटिकल तौर पे होमोलॉगस नहीं होता, वो हेटेरोलॉगस कह सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जेनेटिकल लेवल पे आपको कहा जाए, जब जेनेटिकल लेवल जेनेटिक पढ़ेंगे तब तक वहाँ पे आपको बताया जाएगा, डिटेल में बताऊंगा आपको कि उसका क्रॉसिंग ओवर हुआ तो उसका क्रॉसिंग ओवर, टॉल प्लांट्स का हुआ, द्वार प्लांट से क्रॉसिंग ओवर हुआ तो उसका कैरेक्टर कैसे होगा, होमोलॉगस क्या होता है, हेटेरोलॉगस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, हेटेरोजीनियस क्या होता है, सारे वर्ड्स आपको टर्मिनोलॉजी हम जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान दे रहो कि होमोलॉगस के दौरान आपको क्या होता है,
क्योंकि होमोलॉगस इसमें आपको नहीं पाया जाता, जेनेटिक लेवल पे डिफरेंस होता है, और ऐसे आपको एस टाइप के एंडोस्पर्म को आपको जनरली क्या आता है, मोजाइक एंडोस्पर्म कहा जाता है, और वो डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है। जैसे आपको सबसे अच्छा एग्जांपल है जीमेज में, जीमेज में हमको देखने को मिलता है, और फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे बेटा, वो हमने बताया था वेबर इन 1990 में, ठीक है। वेबर नाम के साइंटिस्ट थे, नोट कर सकते हो, वेबर नाम के साइंटिस्ट थे, 1990 में उन्होंने किस में देखा था, जीमेज में देखा था। बेटा किस में देखा था, जीमेज में देखा। इसका बेस्ट एग्जांपल है जीमेज का, आपको देखो ना, जनरली हमने मक्का का बताया हुआ था, मक्का को ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, वो आपको अब तो वो हाइब्रिड टाइप का मक्का होता है तो जेनेटिकल एक ही तरह होता है, क्लियर। लेकिन कभी कभी आपको नॉर्मल देखोगे, नेचुरल जो देखोगे बेटा, प्राकृतिक जो आपको जीमेज को देखोगे, तो उसमें देखो बीच बीच में जो आपको सीड होती है या उसका वो होता है, सीड होती है, तो देखो कलर जो है उसका एंडोस्पर्म जनरली क्या होता है, कलर होता है, इसकी वजह से उसका कलर दिखता है। देखो येलो भी दिखेगा, फिर आपको वायलेट भी दिखेगा, बैगनी कलर का भी दिखेगा, और क्या कहते हैं रेड कलर भी आ जाता है, डार्क रेड आता है, अलग अलग कलर आपको दिखाई देंगे उसमें मक्का में। सबसे अच्छा एग्जांपल हुआ, और फर्स्ट टाइम डिस्कवरी करने वाले कौन थे, वेबर इन 1990 में जीमेज में उन्होंने किया। क्लियर हो, नोट डाउन कर लीजिएगा। लेक्चर के दौरान कुछ चीजें हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख पाते, तो बेटा बोलते समय भी आप स्टॉप करके वीडियो को फिर से लिखो, फिर वहां से कंटिन्यूअस आप कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आपको नोट करने के बाद आप क्लियरली नोट कर लो, फिर उसके बाद एक बार क्लियर तरीके से पढ़ लो, क्लियर बा। फिर हम देखते हैं, ये आपको हम क्या कहते हैं, मोजाइक टाइप का मिल गया। नेक्स्ट आपको है जीनिया एंड मेटाजीनिया, एक वर्ड आपको बताता है, जीनिया एंड मेटाजीनिया। पहला नोट करो, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेटाजीनिया और जीनिया। कई बार आपको एमपी पूछे गए, जीनिया एंड क्या हमने बताया बेटा, मेटाजीनिया, ठीक। पहले हम जीनिया को देखते हैं कि जीनिया क्या होती है। जीनिया क्या होता है, जनरली आपको कह सकते हो कि द इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज द जीनिया। ध्यान रखिएगा, इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज जीनिया। यदि पॉलन का इफेक्ट एंडोस्पर्म पे पड़ता है किसी वजह से, इन्वायरमेंटल इफेक्ट और भी सारे मेंटेन से, अगर पॉलन का इफेक्ट एंडोस्पर्म पे पड़ता है तो एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द जीनिया। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं किसको, जीनिया कहते हैं, सिंपल तरीका, ठीक है। दूसरा कह सकते हो कि द इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन एंड द टिश्यू ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के अंदर टिश्यूज की पड़ती है। ध्यान रखिएगा, एंडोस्पर्म पे नहीं रहता है, ऑन सोमैटिक टिश्यू लेइंग आउटसाइड द एंडोस्पर्म इज नोन एज मेटाजीनिया। कहा क्या गया कि आपको कह सकते हो द इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन सोमैटिक सेल्स लेइंग आउटसाइड द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के आउटसाइड में जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, यदि उस पे पॉलन का इफेक्ट पड़ता है तो वो आपको प्रोसेस क्या कहलाता है, आपको मेटाजीनिया कहलाता है। क्लियर रहे आपको, ये 3-4 चीजें जो हमने एडवांस बताई बड़ी इंपॉर्टेंट है, बस बहुत ज्यादा 2-3 मिनट आपका वेस्ट गया होगा, 2-3 मिनट हमने लॉस किया समझ, लेक्चर्स के एडवांस जो बताया, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा, हम लेक्चर्स के दौरान बेटा जो भी डिस्कस करते हैं वो आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका वेस्ट टाइम जा रहा हो, आप लेक्चर्स लीजिए, वो सारे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो भी आपको यूज की जाती है नीट के लिए, वो बिल्कुल हम आपको प्रिपेयर करके बताते हैं बेटा। आप नोट्स बना लोगे तो आपको क्या है, किसी भी बुक्स को आप तैयारी करोगे या फिर आपको एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो मोस्ट आप 90 से नियर अबाउट, मैं तो समझता हूँ कि आप 100% आपको आंसर कर दो। यदि नीट का एग्जाम देने जाओ, अगर जो भी हमने पढ़ाया हुआ बेटा वो सारे पढ़ लो और याद रहे तो आपको मैं 360 to 360 आप नंबर्स ला सकते हो। वो आपका ऊपर है बेटा कि आप कितना पढ़ते हो, कितनी मेहनत करते हो। मेरे हिसाब से मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ जहाँ तक हद तक करके। हाँ, कुछ चीज़ें छूट जाती होंगी, मिस टाइम हो जाती होगी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि वो मिस ना होने पाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने आपको बता दी जो मिस किया हुआ था एंडोस्पर्म के दौरान हमने पढ़ नहीं पाया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में छूट गया। अब आते हैं हमारा जो आज का लेक्चर है वो उस पर आते हैं बेटा,
जाता है। हाँ ये ध्यान रखिएगा, एक चीज भूलिए, जीनिया और मेटाजीनिया को किसने डिस्कवर किया था, और एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, जीनिया का जो आपको देखा गया था बेटा वो दिया गया था किसके द्वारा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा उनका फॉक नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने 1881 में दिया था। जीनिया के सामने लिखिएगा, जीनिया, जीनिया जो गिवन बाय द फॉक, फॉक नाम के साइंटिस्ट थे 1881, और एग्जाम्पल इसका बेस्ट है मेज, ठीक, मेज मिलिएगा। मेटाजीनिया को देख लो, मेटाजीनिया, इसको भी नोट डाउन कर लो, इसको किसने दिया था या किसने डिस्कवर किया था, तो ध्यान रखिएगा स्विंगले ने 1928 में किया था डेड पॉल में। स्विंगले नाम के साइंटिस्ट थे, स्विंगले 1928 में किया था, एग्जाम्पल इन डेड पॉल, ठीक, इसमें किया था, तो डेड पॉल में किया था। तो ये रहा, आपको हमने सारी चीजें आपको बता दी जो छूटा हुआ था। नेक्स्ट आज का जो लेक्चर होगा वो बेटा आपको डिपेंड करेगा किस पे, सीट पे। हमने लिखा हुआ कुछ फिगर आपको दिए हुए, कुछ एनसीईआरटी के फिगर आपको मेंटेन किए हुए, कुछ हमने अलग से फिगर दे दिया है, वो सारे आपको बता दूंगा आज, ठीक है। तो कंसंट्रेट होकर सुनिएगा और अपने दिमाग को करेंगे इधर उधर न दीजिएगा, सिर्फ मेरे ऊपर कंसंट्रेट करें, ठीक। मैं जो बोल रहा हूँ, जो लेक्चर दे रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करो, पूरी की पूरी बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आगे आते हैं कि अपने चैप्टर्स में जो आज हमको कंटिन्यूस करके आज बेटा समाप्त करना है, तो वो हम स्टडी करते हैं आज सीट के बारे में। ध्यान रखिएगा, सीट क्या होती है कि जैसे हम एंट्री करते हैं, एम्ब्रियो हमने पढ़ लिया, एम्ब्रियो के बाद हमने बेटा पढ़ लिया, एम्ब्रियो हमने देखा, एम्ब्रियो के बाद आपको सीट कैसे बना। जनरली क्या होता है, सीट जो होता है वो ओव्यूल का क्या होता है, आपको मॉडिफाइड होता है, ओव्यूल ही मॉडिफाइड होकर आपको क्या बनाता है, सीड बनाता है, ठीक। ओव्यूल ही मॉडिफाइड होकर क्या बनाता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। तो जनरली एम्ब्रियो जो होता है, जो एम्ब्रियो होगा वही एम्ब्रियो क्या होता है, सीड के अंदर पाया जाएगा, वही तो एम्ब्रियो आपको क्या होगा, सीट के अंदर पाया जाएगा। अब हम देखेंगे उसको क्या कंडीशन होती है कि सीट के अंदर एम्ब्रियो जो मिलता है, जनरली ओव्यूल का क्या पार्ट था, तो हमने देखा एम्ब्रियो ही तो आपको कन्वर्ट होता था एम्ब्रियो साइट में, फर्टिलाइजेशन के दौरान सारी चीजें होती, तो उसमें हमने डाइकॉट का देखा हुआ था। एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है, जो पहला फिगर मैंने बना रखा है। ये फिगर देखो, ये एक सीट का है जिसमें आपको दो कॉटिलीडन दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से दो कॉटिलीडन दिखते हैं, ठीक है। तो ये दिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से दो कॉटिलीडन आपको दिखाई देते हैं। और सीड जनरली क्या होता है कि सीड होता है वो एंजियोस्पर्म कह रहा है कि इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो लास्ट आपको प्रोडक्ट होता है, वो आपको क्या कहलाता है, सीड। तो यही तो लिखा है एनसीईआरटी में, सीड इज द इन एंजियोस्पर्म सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे लास्ट वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो बन के आपको आता है कौन सा, सीड आता है। सीड में आपको देखेंगे हमने, यदि आपको क्या होता है, दो कॉटिलीडन मानते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपको डाइकॉट में आएगा। यदि आपको सिंगल कॉटिलीडन है तो वो क्या आएगा, मोनोकॉट में। कई बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको मोनोकॉट है डाइकॉट, तो हमने कॉटिलीडन भी कहाँ पे डेवलप होता है सब देखा हुआ है एम्ब्रियो साइट में कि कॉटिलीडन कैसे आपको डेवलप हो रखा था, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान रखना। तो वो देखा हमने। अब कहानी आपको इंटरेस्टेड आती है कि हमने इसमें ध्यान रखेगा कि सीड में जो होती है, सीड में जब ओव्यूल का मॉडिफाइड होता है, जो सीड जो होता है ओव्यूल का ही क्या है, मॉडिफाइड है। तो ओव्यूल में हमने देखा था माइक्रोपाइलर इंड था। माइक्रोपाइलर इंड वो था जहां पे आपको क्या इंटेग्यूमेंट क्या होते थे, आपको फ्यूज नहीं किए हुए थे। ये देखा था ना कि ओव्यूल में दो इंटेग्यूमेंट पाए जाते थे, और दो इंटेग्यूमेंट एक ऐसा रीजन था जहां पे आपको आपस में फ्यूज नहीं थे, और वहां पे आपको उस रीजन को हमने कहा था क्या, माइक्रोपाइलर इंड कहा था, माइक्रोपाइलर रीजन कहा। और वहीं से आपको ध्यान रखिएगा माइक्रोपाइलर रीजन से ही पॉलन ट्यूब क्या होती है, एंट्री करती है। कहां पे एंट्री करती थी, एम्ब्रियो सैक के अंदर ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान ही क्या होता था, वो पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में वहीं से एंट्री करती है। लेकिन जब वो मॉडिफाइड होकर सूट बन जाता है तो आपको सीड में भी माइक्रोपाइलर होता है। वो सीड हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ, वहां पे देख लो, आपको इस एनसीईआरटी में आपको दे रखा हुआ, बस सिर्फ ये सीड देख रहे हो, यहाँ पे देख लो माइक्रोपाइलर लिखा हुआ।
तो सीड में भी आपको माइक्रोपाइलर रीजन मिलता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सीड का जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है वो किसके लिए होता है, उससे क्या एंट्री करता है, तो ध्यान रखिएगा उससे आपको सीड के जर्मिनेशन में आगे एनसीईआरटी में हम पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है, वो आगे क्या होगा सीड में आपको लिखा है ऑक्सीजन आपको क्या होती है एंट्री करती है, एंड द वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है एंट्री करता है सीड के अंदर, जर्मिनेट के दौरान करता है। क्लियर हुआ? तो जब जर्मिनेशन होता है सीड में तो वो जो वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं वो कहां से एंट्री करते हैं सीड के अंदर, तो आप बताओगे कहां पे, माइक्रोपाइलर रीजन से करता है। तो सीड का माइक्रोपाइलर रीजन क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो क्या कर सकते हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जबकि क्या होता है ओव्यूल का माइक्रोपाइलर रीजन क्या करता है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है ना? या आगे आते हैं क्योंकि हम एनसीईआरटी की बेस चलते हैं तो ये सारे स्ट्रक्चर में आपको देखा। अब ये ध्यान रखिएगा कि हमने सीड में आपको बता रखा हुआ था क्या बेटा, कि आपको सीड में हमने बता रखा हुआ था कि सीड जो होते हैं वो जनरली आपको दो टाइप से हो सकते हैं, यदि एंडोस्पर्म के आधार पर देखा जाए। कभी कभी क्या होता है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हमने बताया रखा था कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्या होता है कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म ही क्या होता है कंज्यूम कर लेता है एम्ब्रियो अपने फूड के लिए, और उसमें कोई भी आपको क्या होता है एंडोस्पर्म का स्टेज भी आपको क्या होता है बचा नहीं रहता। तो ऐसे सीड को हम क्या कहते हैं बेटा, उसको कहा जाता है आपको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जो एनसीईआरटी में दे भी रखा होगा। ऐसे सीड को हम कहते हैं क्या, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, या फिर कह सकते हो, और हमने एंडोस्पर्म के लिए एक और आपको वर्ड यूज किया था, आपको एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन वर्ड किया था, और यहाँ पे आपको कर सकते हो इसको कह सकते हो नॉन एंडोस्पर्मिक, या कह सकते हो एक्स एल्ब्यूमिन, एक्स एल्ब्यूमिन। क्लियर है? एक्स एल्ब्यूमिन। तो यहाँ पे देख लो ये दो सीड इसका बना, और जिसमें आपको क्या होता है बेटा, आपको पाया जाता है एंडोस्पर्म, अर्थात आपको कुछ हद तक एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है फूड के लिए, और उसका कुछ एंडोस्पर्म क्या होता है बचा रहता है, तो उसको हम कहते हैं आपको क्या, एल्ब्यूमिन सीड कहा जाता है, या फिर आपको कह सकते हो आपको एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो दो वर्ड आपको याद रखिएगा, एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक, या फिर एल्ब्यूमिन सीड। ये दो टर्म आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट आई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन दोनों का नाम, कि नॉन एंडोस्पर्मिक जैसे एग्जांपल्स को आपको मेंशन किए होंगे एनसीईआरटी में, तो आप एग्जांपल को मेंशन कर सकते हो। जनरली आपको इसमें दिया होगा बेटा, आपको क्या होता है वो ग्राउंड नट में, और एल्ब्यूमिन का दिया व्हीट मेज, क्या होता है व्हीट मेज, और बैर्ली एंड कैस्टर में व्हीट मेज बैर्ली एंड कैस्टर जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आपका एल्ब्यूमिन का है, क्योंकि जो ग्रेन्स होते हैं वो जनरली बेटा सारे के सारे आपको एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। सॉरी हाँ, जनरली क्या होते हैं वो, सॉरी मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बोल दिया, व्हीट मेज और बर्ली ये सब कैस्टर में आपको वो आपको एग्जांपल है बेटा, आपको एंडोस्पर्मिक का मतलब जिसमें कुछ एंडोस्पर्म बचे रह जाते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक का आपको एग्जांपल जो दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है बेटा ग्राउंड नट में, ठीक है, पी एंड ग्राउंड नट। Tree or groundnut, most important example for non-endospermic या albumin seed। क्लियर हो गया? ये एनसीईआरटी का आपका मेंशन हुआ था, तो बाद में ही आपको पहले भी समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें हमने आपको जल्दी बना दी। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा कि कभी कभी क्या होता है, ये स्ट्रक्चर देख लो, यदि स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो देखो मैंने स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपको क्या बता सकते हो, दो सीड हमने बनाया हुआ है, एक सीड ये है एक सीड है, ठीक है। इस सीड में देखो आपको एंडोस्पर्म आपको मिल रहा है, सॉरी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस कर गई है, एंडोस्पर्म मिला है, जबकि इस सीड में आपको क्या होता है, देखो एंडोस्पर्म आपको बिल्कुल कंज्यूम हो गया है,
इसमें आपको ये देखो कॉटिलीडर है, कॉटिलीडर का फॉर्मेशन होता है, कॉटिलीडर बनता है वही एम्ब्रियो से ही बनता है, ये सीड कोट होता है जनरली एंडोस्पर्म। तीन पार्ट आपको इसमें सीड में जनरली पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो के तीन पार्ट है। इसमें अब आपको देखना है कि एंडोस्पर्म है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं, तो आपको देख के बता सकते हो कि ये बेटा आपको क्या होता है, एल्ब्यूमिन सीड है या फिर एंडोस्पर्मिक सीड है, और इसमें एंडोस्पर्म बिल्कुल कंज्यूम हो गया है, तो इसमें आपको सिर्फ कॉटिलीडन से आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको क्या कहा जाता है, आपको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स, ये डायरेक्ट एंसाइटिक वर्ड यूज किया है, एक्स एल्ब्यूमिन कहते हैं, जिसमें एल्ब्यूमस मतलब एंडोस्पर्म, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया? तो ये जो चीजें आपको हमने क्लियर करनी है बेटा, तो इसको थोड़ा सा चाहते हैं कि हम रिमूव कर दें, ठीक है। और एनसीईआरटी में आपको दे रखा हुआ, ये दोनों को दे दो एग्जांपल, आप खुद देख लीजिएगा, एक बार क्लियर हो जाएगा। अगली पॉइंट पे आते हैं हम, अपने अगली पॉइंट पे आते हैं कि हम थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझते हैं कि बेटा कभी कभी आपको ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर हमने एनसीईआरटी के बियॉन्ड बनाया हुआ है, किसी अदर बुक का है, तो वहां पे देखो क्या क्या पार्ट होते हैं। ये जैसे थोड़ा सा मेच्योर फुल्ली जर्मिनेट करने वाला है, तो वो हमने पार्ट आपको बनाया हुआ है सीड का। तो ये देखो सीड में क्या क्या है, ये देखो थोड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें ग्रो कर रहा है, देखो ना ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो इसका लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर आपको ऊपर की तरफ उभार बन रहा है, उसको हम बेटा बोलते हैं प्लूम्यूल, क्योंकि वहीं से आपको किसका फॉर्मेशन होगा, स्टेम का। यही स्टेम मॉडिफाइड होकर से आपको लीफ का फॉर्मेशन करेगी और सारे पार्ट में, ठीक है। तो स्टेम और रूट, स्टेम एंड क्या बनेगी, लीफ। तो फर्स्ट लीफ का फॉर्मेशन आपको कहाँ से होता है, प्लूम्यूल के रीजन से। ये ध्यान रखिए, प्लूम्यूल वर्टिकल बताया था, प्लूम्यूल से क्या फॉर्मेशन होता है, शूट का फॉर्मेशन, एंड रेडिकल से किसका फॉर्मेशन होता है, रूट का। क्लियर है? तो हमने देखा यहाँ पे आपको प्लूम्यूल्स फर्स्ट लीफ आपको लिखा हुआ है। दूसरा है प्लूम्यूल्स के जस्ट ऊपर आपको क्या होता है, या फिर एम्ब्रियो के जस्ट ऊपर आपको जनरली, इसीलिए हम इपिकोटाइल जिसे कहा, इपिकोटाइल वाला पार्ट भी हम एम्ब्रियो में देखे थे। इपिकोटाइल होता है, इपिकोटाइल को हम कहते हैं अपर स्टेम होती है। क्या होती है, अपर स्टेम होती है, जो एम्ब्रियो से ऊपर पाई जाती है। क्लियर हो गया? अपर स्टेम लिखा हुआ है, ये पार्ट आपको दिख रहा है। उसी की जस्ट आपको नीचे आओ तो हाइपोकोटाइल होती है, जिसे हम बोलते हैं लोअर स्टेम। उसको क्या बोला जाता है, लोअर स्टेम बोलते हैं, हाइपरकोटाइल होती है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखो नीचे आपको क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर दिख रहा है सबसे लास्ट पॉइंट पे, उसको कहते हैं रेडिकल, जिससे क्या कहा जाता है, रूट। वहीं से आपको रूट का फॉर्मेशन होता है, रूट अंदर की तरफ आती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जुड़ा रहता है क्या, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट बनाया हुआ है बेटा, उसको कहते हैं हाइडल, और लास्ट आपको उसी के नीचे आपको माइक्रोपाइलर। यही से माइक्रोपाइलर से ही ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एंट्री करते हैं, ठीक है। जर्मिनेट करता है जब सीड, उसको भी तो चाहिए आपको, सारे मॉइस्चर चाहिए या फिर फोर्स चाहिए। तो और कॉटिलीडर आपको ये जो स्ट्रक्चर बीच का पूरा पड़ा हुआ है, ये आपको मिल रहा है क्या, कॉटिलीडर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, एक बार फिगर आप बना लीजिएगा, और सारे वर्ड्स आपको याद कर लो कहाँ पे क्या पाए जाते हैं। ये मेच्योरली फुल्ली मेच्योर हमने आपको क्या हुआ, सीड का स्ट्रक्चर दिखा दिया हुआ। क्लियर हो गया? तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अपने लेक्चर्स को कंटिन्यूअस करते हैं। तो हमने ये देखा अब तक कि सारी चीजों को समझ में आया, इंसान भी क्या करते हैं वो उसको भी थोड़ा सा समझते हैं कि आपको सिंपल सा कह रहा है कि जनरली आपको जनरली आपको क्या कहते हैं, क्लियर हो? तो देखते हैं हम एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ में बड़ा इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं कि जनरली क्या होता है, एंजियोस्पर्म में मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म का फाइनल रिजल्ट क्या होता है, सीड होता है बेटा। सीड कंसिस्ट आपको जनरली कंटेन या कंसिस्ट इन सीड कोट, याद रखिए सीड कोट से मिलकर बना होता है, सीड कोट पाई जाती है। यहाँ पे देख लो सीड कोट आपको लिखा हुआ है, ये सीड कोट होता है। उसके बाद आपको क्या पाया जाता है उसमें बेटा, सीड कोट के बाद आपको क्या पाया जाता है, सीड कोट होता है, कॉटिलीडर्स होता है, और एम्ब्रियो एक्जाइल होता है। तो सीड में आपको क्या क्या मिल सकता है, तो आपको मिला क्या, सीड कोट मिलता है, सीड कोट, और क्या मिलता है, प्लस क्या होता है, कॉटिलीडर होता है, कॉटिलीडर्स होता है, एंड क्या होता है, एम्ब्रियो एक्जाइल होता है, एक्सिस एम्ब्रियो एक्सिस पाई जाती है, ठीक। एम्ब्रियो एक्सिस, ये तीन चीजों से ही मिलकर आपको क्या बनी होती है, सीड। अब बनी ये ध्यान रखना होगा कि जब आपको ओव्यूल मॉडिफाइड होकर, ध्यान सुनिएगा, जब ओव्यूल मॉडिफाइड होकर आपको सीड में मैच्योर हो जाता है, तो ओव्यूल के पास आपको हमने बताया था इंटेगुमेंट होता है, ठीक है। इंटेगुमेंट पाया जाता है, एक पाया जाता था आउटर इंटेगुमेंट एंड दूसरा पाया जाता था इनर इंटेगुमेंट।
तो ध्यान रखिए इंटीग्यूमेंट जो होता है वो मॉडिफाइड होकर यही आपको निर्माण करता है सीट का, क्या निर्माण करता है, सीट कोड को। सीट कोड का मॉडिफिकेशन किससे हुआ है, तो आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हैं सीट कोड का फॉर्मेशन किससे होता है, ओव्यूल के इंटीग्यूमेंट से। आउटर, इसीलिए सीट कोट में आपको दो लेयर पाई जाती है, जो हम आपको स्पष्ट यहाँ पे दिख भी रहा है। तो दो सीट में आपको सीट कोट में आपको दो लेयर पाई जाती है, एक आउटर एंड इनर। तो ध्यान रखिएगा जो आउटर लेयर होती है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, वो एंसाइटिक बियॉन्ड है, उसके लिए वर्ड करते हैं आउटर लेयर ऑफ द सीट कोट इज कॉल्ड एज द टेस्टा। क्या कहते हैं बेटा, टेस्टा कहा जाता है। तो टेस्टा वर्ड याद रखिएगा, अर्थात ये वाली ये लेयर जो आपको दिख रही है इसको कहते हैं हम टेस्टा। क्लियर हुआ? आउटर कवरिंग ऑफ सीट कोट, outer covering of seat coat is called as the testa, and the inner covering of the seat coat is also called it's called as एक मिनट बेटा, सॉरी हाँ, टैजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा, ये इनर वाली को ध्यान रखिएगा, टैजमेंट कहा जाता है, टैजमेंट। दोनों वर्ड आपको बड़े इंपॉर्टेंट है, याद करेगा, एमसीक्यू के क्वेश्चंस है। टेस्टा किसे कहते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ सीट कोट, ठीक है, सीट की आउटर कवरिंग जो होती है टेस्टा कहलाती है, जो इनर कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, टैचमेंट कहते हैं। क्लियर है? टैचमेंट एंड टेस्टा हो गया ना, तो इसको रिमूव करते हैं। अब आगे की कहानी क्या होती है कि टैचमेंट एंड टेस्टा ये सारे मॉडिफिकेशन इसके हो गए, उसके अंदर आपको सारे पार्ट्स को हमने डिफाइन कर लिया है। अब जनरली हमने ये भी देख लिया कि सीट कितने टाइप्स का होता है। सीट के आपको हमने बता दिया बेटा, जो एल्ब्यूमिन, इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक, वो आपको होता है। अब जनरली क्या होता है कि कभी कभी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कभी कभी क्या होता है, कुछ रिमेनिंग पार्ट बच जाता है न्यूक्लियस का। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस का कुछ रिमेनिंग पार्ट पहले से प्रेजेंट रहता है, वो आपको क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है, कंज्यूम नहीं हो पाता है, रिमेनिंग पार्ट आपको सीट के अंदर बचा रहता है। तो हम उसको क्या कहेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या कहते हैं, एम्स का सबसे फेमस क्वेश्चन है, और हमारी उम्मीद से क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछे जाए आपको इस एग्जाम जो नियर आ रहा है, नेक्स्ट एग्जाम जो आ रहा है, वो आपको कहा जाता है बेटा, जो आपको पाया जाता है उसको कहते हैं पेरीस्पर्म। तो ध्यान रखिएगा, पेरी में स्पर्म क्या होता है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ध्यान रखिएगा कि obviously in some seeds such as black pepper and beet remains of nucleus are also present. This residual present nucleus is called as the पेरीस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा, पेरीस्पर्म बोला जाता है। फिर से देख लीजिएगा, पेरीस्पर्म। क्लियर हुआ? पेरीस्पर्म क्या होता है कि आपका न्यूक्लियस का ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट क्या होता है, जनरली ऑब्वियसली कुछ सीडों में आपको क्या होता है कि बेटा आपको न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस पढ़े ना, क्या कहते हैं, ओविल जब पढ़ा रहे थे तो उसको न्यूक्लियस वाला पार्ट हमने बताया होगा, पार्ट में कौन सा होता है ओविल का। कुछ न्यूक्लियस की सेल्स आपको क्या होती है, प्रेजेंट होती है बेटा, अब वो हार्ड होती है या फिर ड्राई होती है, सूखी भी होती है। जनरली आपको परसेंस उसका जो पढ़ा रहता है वही परसेंस क्या होता है, परसेंस ऑफ न्यूक्लियस का, एंड कॉल्ड एज द पेरीस्पर्म, उसी को कहते हैं हम पेरीस्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहे पेरीस्पर्म और इंडोस्पर्म बड़ा अंतर है। इंडोस्पर्म किससे मॉडिफिकेशन होकर बन रहा था, ट्रिपल फ्यूजन से, पोलर न्यूक्लियस से बना हुआ है, जबकि पेरीस्पर्म किससे बना हुआ है, तो आप किससे कहोगे बेटा, न्यूक्लियस से। जो रेजिस्टेंस परसेंट जो छूट गया हुआ था, कुछ आपको रेजिस्टेंस में छूटा हुआ था, वो आपको क्या कराता है, पेरीस्पर्म। क्लियर हुआ? तो ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में से कि क्या होता है पेरीस्पर्म क्या कराता है। क्लियर है? एनसीईआरटी में जाके देख लीजिए ना, मिल जाएगा फिर से। अब आगे देखते हैं कि कह रहा है कि बेटा इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल harden a tough protected seed coat and the micropylar remains as a small pore is the seed coat and facilitated entry of oxygen and water into the seed coil। बिल्कुल वैसे ही कर रहा है बेटा कि जनरली हम देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि हम देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या करे कि जनरली जब क्या होता है, इंटीग्यूमेंटेड जो हार्ड होता है, जब सीट में कन्वर्ट होता है उसका, तो कोट बनाता है। जब उसकी कोट बनेगी सीट कोट, तो आपको जो माइक्रोपाइलर इंच भी मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ था ना, माइक्रोपाइलर इंच मिलेगा, जहाँ पे इंटीग्यूमेंट वहां पे आपको नहीं पाया जाता था, स्टेम था, जो आपको फैसिलिटेटर होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल।
वहीं से आपको क्या होता है, इसी माइक्रोपाइलर इंट से ही आपको क्या होता है, ऑक्सीजन एंड क्या जाती है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एंट्री करता है इनसाइड द सीड, सीड के अंदर क्या होता है, जाता है। क्लियर हो गया, एब्जॉर्प्शन सीड का वही होता है, ऑक्सीजन का और उसका है। क्लियर हो गया, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल नोट डाउन करें। अब क्या होता है, कंसिस्टेंटली आपको जनरली क्या होता है कि बेटा आपको ये ध्यान रखिएगा कि यदि आपको क्या होता है, जनरली क्या कहा जाता है कि यदि as the seed mature its water content is reduced and the seed become relatively dry and the general metabolic activities of embryo slow down, the embryo may enter state of the inactivity called dormancy of a favorable condition। बड़ी इंटरेस्टेड पॉइंट का, मोस्ट ऑफ द इंटरेस्टेड, इस लाइन को ध्यान से पढ़ोगे तो बेटा आपको यकीनन मानो कि बड़े इंटरेस्टेड है। इस सारे क्वेश्चंस ऐसे ही किए जाते हैं, वो जो एग्जामिनर आपका पेपर बनाने वाला, सेटअप करने वाला, तो उसके दिमाग में ही चलता है कि भाई मैं सारी एनसीईआरटी दिए हुआ है, स्टूडेंट कहाँ से उसको कंफ्यूज कर रहा है, वो उसी चीज़ को निचोड़ कर आपको पूछना चाहता है कि आप कितना स्टडी किए हुए, कितना आपके नॉलेज में भरा हुआ है, आप उस लायक हो कि नहीं मेडिकल लाइन की जानकारी। तो इसलिए वो टेस्ट लिया जाता है बेटा, हार्ड लेवल का टेस्ट होता है, इतना आसान भी नहीं है, बड़े मेहनत से होते हैं। कुछ मुझे याद है कि बेटा मेरे एक मित्र हैं, कुछ आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि मेरे कुछ एक मित्र हैं, मेरे साथ में पढ़े हुए थे, नियर अबाउट 2012 को उनका कंप्लीट हुआ था बेटा नीट का एग्जाम, सॉरी वो बीएससी कंप्लीट हुआ था, उसके बाद से वो नीट का एग्जाम देने चले गए कानपुर स्टडी के, बड़े अच्छे ट्यूटोरियल्स में उन्होंने पढ़ा। फिर नाम नहीं लेना चाहता हूँ बेटा, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो क्या हुआ बेटा 7-8 साल तक उन्होंने जो भी 6 साल 5 साल तक किया बेटा, लेकिन उनका वो नीट क्वालिफाई नहीं हो। तो सोच सकते हो कि कितने हार्ड, मैं कुछ डिस्कस भी करता हूँ उनसे ना कि रेगुलरली कुछ क्वेश्चन उनसे प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो खुद मुझसे पूछते हैं, तो मैंने कहा कैसे नहीं निकला आपका, कितना कहाँ से आपको थोड़ा सा मिस्टेक पॉइंट किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो बेटा, वो आपके साथ में हो, मुझे विश्वास रखता है कि आप मेहनत करोगे और आप बड़े इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, क्योंकि मैं समझूंगा कि मेरी जो मेहनत थी वो सफल हो गई यदि कोई स्टूडेंट आपको क्या होता है, वो आपको सिलेक्शन नीट में कर लेता है और मुझे कॉल करेगा, मुझे जनरली क्या होता है मैसेज करेगा देता, मुझे बहुत ही क्या होता है प्राउड का फील होगा कि ये स्टूडेंट मुझसे निकल गया होगा, मेरी जो विचारधारा है वो कंफर्म उसके अंदर घुसी हुई है, तब जाके वो क्या हुआ कंज्यूम किया और मेरे बेसिस के थ्रू आपको क्लियर कर दिया। मुझे फील होगा, जितनी आपको खुशी नहीं होगी उससे ज़्यादा मुझे खुशी होगी जो मैं पढ़ाता हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत मेरा मैं भी हार्ड वर्क करता रहता हूँ कि ताकि आपको सारी नॉलेज दे दूँ। इससे पहले मैं एकेडमिक लेवल पे पढ़ाता था बेटा, वहाँ पे थोड़ा सा क्लासेस की टाइम ड्यूरेशन की कम पड़ती थी ना, जिसकी वजह से मैं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस कर पाता था। एनसीईआरटी की ही मेंटेनेंसी चलती थी, कुछ एनसीईआरटी के छूट भी जाते थे, लेकिन बाद में मुझे चला कि मुझे और भी, जब से ऑनलाइन क्लासेज हुआ कोविड-19 की वजह से, तब से मैंने नेचुरली जो हमने सारी चीज़ें हैं, मुझे टाइम पे पीरियड करना, मुझे मेहनत करनी, मैं वो एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, वो एफर्ट कर सकता हूँ, तो आपका भी हक बनता है कि आप एफर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो देन नाउ द स्टार्टिंग और चैप्टर्स, अपने चैप्टर्स में हम चलते हैं बेटा। तो हमने यहाँ तक देखा, आपको क्वेश्चन है, तो अब देखो क्या हुआ, एनसीईआरटी में क्या कर रहा था, उसकी लाइन में हमने जो पढ़ा कि इंटीग्रेट जब आपको सीड में कन्वर्ट हो रहा था, जो सीड का माइक्रोपाइलर जो पॉइंट होता है, मतलब छिद्र जो पाया जाता है, उससे ऑक्सीजन और वो एंट्री करते क्या, वाटर एंट्री करता। क्लियर हो गया, वाटर एंट्री करता था। उसके बाद क्या होता है कि एज ए मैच्योर ऑफ सीड, यदि सीड जब मैच्योर कर जाता है तो धीरे धीरे वो ड्राई अप होने लगता है, मॉइस्चर उसके अंदर क्या होता है, कम होने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, जो सीड को सप्लाई की जाती है प्लांट से, वाटर मॉलिक्यूल सप्लाई की जाते थे, वो सप्लाई क्या होती है, बंद हो जाती है। तो कंडीशन क्या आएगी, आप कहोगे क्या कंडीशन आती है, कंडीशन ये आती है कि बेटा जब उसको वाटर मॉलिक्यूल उस माइक्रोपाइलर रीजन से सप्लाई करना बंद हो जाता है, तो धीरे धीरे वो ड्राई अप होने हुआ ड्राई हो जाता है, और जनरली क्या होता है कि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो बड़ी फास्ट चल रही थी, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है, स्लो हो जाती है, बिल्कुल स्लो हो जाती है। ठीक है, तब कंडीशन क्या होती है, एंड दिस एक्टिविटी जो स्लो होती है, यही एक्टिविटीज की कंडीशन को हम कहते हैं बेटा डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी। सीड किस में चला गया, डॉर्मेंसी फेज में चला गया। तो ये वर्ड याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है डॉर्मेंसी, ठीक दे रखा हुआ है आपको डॉर्मेंसी, ठीक, ये आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। डॉर्मेंसी क्या होता है,
जब वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर की सप्लाई सीड को बंद कर जाती है, मैच्योर हो जाता है सीड, वाटर सप्लाई रुक जाती है, सीड ड्राई हो जाता है और उसको सप्लाई नहीं हो पाती है, उसका मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। एंड दिस एक्टिविटीज, यही एक्टिविटीज को कहते हैं क्या, डॉर्मेंसी कहा जाता है। सीड डॉर्मेंसी प्रोसेस में अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आती है कि डॉर्मेंसी को थोड़ा सा और डिटेल में हमने देख लेते हैं। ये डॉर्मेंसी होती क्यों ऐसा रीजन है कि बेटा डॉर्मेंसी होती है, डॉर्मेंसी होने की क्या रीजन है। तो आपको याद रखिएगा कि हमने शुरुआत में ही बता रखा था, शुरुआत में पहले चैप्टर्स में जब पढ़ रहे थे उस चैप्टर के दौरान ही हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हमने पढ़े थे टाइप्स आपको रिप्रोडक्शन के। तो जो शुरुआती जो जीव थे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे। जनरली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे इन्वॉल्व होता है हमने बताया था, फर्स्ट टाइम एल्गी में देखा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एल्गी जो आपको हमने देखा था कि इसमें असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल। तो असेक्सुअल से सेक्सुअल कैसे क्या होता है, डोमिनेंट हुआ या फिर आपको क्या कहता है मॉडिफाइड हुआ, कैसे वो अपनाए। तो हमने बताया था उसका रीजन था प्रकृति में नेचर ने एडवर्स कंडीशन से निपटने के लिए प्रतिकूल वातावरण से सहन करने के लिए उन्होंने दूसरी विधि अपना ली, सेक्सुअल वाला, जिसके वजह से इसीलिए क्या होता है जब एडवर्स कंडीशन नहीं आती तो बेटा साथ सबसे इंपॉर्टेंट वाले कंडीशन एक जैसी ही अगर बनी रहती तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करना होता है प्लांट्स को, वो सबसे अच्छा उसका तो सुटेबल कंडीशन है कि वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर लेता है। देखो ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बड़ा सिंपल मेथड होता है, एनर्जी भी बहुत कम खर्च होती है, किसी पार्ट से अपना रिप्रोडक्शन करके नया पौधा बना सकता था, लेकिन नहीं, जैसे एडवर्स कंडीशन आया तो ये सीड जो होता है एडवर्स कंडीशन को सहन कर लेता है। अब कैसे करता है कि जब वो सहन कर लेता है एडवर्स कंडीशन, स्लो डाउन में हो गया, सीड कोट वगैरह सारी बनी, वो एडवर्स कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब वो फॉलो कर रहा है एडवर्स कंडीशन के कुछ समय बाद आपको क्या करोगे, सीड को आपको क्या करोगे बेटा, जैसे ही उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या होगा, जनरेट करने लगेगा, फिर से उसका मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, स्लो डाउन जो था वो फास्ट हो गया। एग्जाम्पल, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने एक अपने घर पे किचन में किसी बॉक्स में आपने क्या रखा होगा बेटा, क्या रखा होगा, वो लोग क्या कहते हैं, चने की सीड, चने की सीड रखी हुई है या किसी भी का सीड रखा हुआ है, आप पी का सीड रख लो, पी की सीड रखी हुई है, किसी का रख लो सीड। आपने चने को बहुत अच्छा एग्जाम्पल, लोग चना सुबह सुबह वगैरह भी लोग भिगो के बेटा खाते हैं। तो अब सीड को क्या करो, उसको चने को भिगो दो, जल में क्या करो, डुबो दो, उसके बाद सुबह भर आप रात भर रहने दो, सुबह भर निकाल दो। सुबह भर निकालने के बाद एक पेपर कॉटन का ले लो, कॉटन का एक क्लॉथ ले लो और उसको भिगो कर उसमें फिर से बांध कर कहीं पर रख दो। आपको क्या नजर आएगा, आप आश्चर्य पड़ेगा, वाह इंटरेस्टेड पॉइंट आपको देखने को मिले। इमेजिन करो आपको ब्यूटीफुल इवेंट्स इन दिस प्रोसेस घटित होगा। वो क्या होगा, आपको देखोगे बेटा क्या, वो सीड क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाए। अब देखो उसको जब तक, और बाकी सबको हमने रखा हुआ डब्बे में, वो जर्मिनेट नहीं किया, तो फिर ये कैसे जर्मिनेट किया, जिसको पानी में डुबो कर रखा और उस पेपर क्लॉथ में भीगे हुए क्लॉथ में रख दिया। क्यों ऐसा इसलिए हुआ कि वो सीड तो अपना ड्राई अप में चला गया है, वो डॉर्मेंसी फेज में है, वो डेड नहीं किया हुआ, डॉर्मेंसी फेज में है, डॉर्मेंसी फेज में है बेटा। तो जैसे ही हमने क्या किया, आर्टिफिशियल करो कि वो नेचुरल तो पानी, हमने उसको जल वाटर प्रोवाइड किया, माइक्रोपाइलर से वाटर एंट्री किया, ऑक्सीजन एंट्री की, तो उसका मेटाबॉलिक रेट क्या हुआ, फास्ट हो गया, वो जर्मिनेट कर गया। उसको तो वही करना था, ये जैसे ही इन्वायरमेंट फेवरेबल कंडीशन से मिलेगा तो जर्मिनेट कर जाएगा, एक नया पौधा बना देगा। तो देखा ना, अमेजिंग टाइप का होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिला इसका कि सीड डॉर्मेंसी अवस्था में क्यों जाती है, क्या रीजन है, वो एडवर्स कंडीशन की वजह से ऐसा होता है। जैसे आपको गेहूं की भी फसल को देखो बेटा, गेहूं की फसल आप लगाए हुए हैं, आपको देखो शीत ऋतु जैसे भी ठंडी मौसम आता है उसको लगाते हैं, फिर वो क्या कहता है बड़ा होता है, सिंचाई करते रहते हैं और भी मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, उसको प्रोवाइड करते रहते हैं नरिशमेंट वगैरह, इन्वायरमेंट भी उसके अकॉर्डिंग होता है और वो गर्मी तक आ जाते हैं। देखो वो क्या होता है, क्लियरली ड्राई अप हो जाता है और सीड का फॉर्मेशन हो जाता है और वो सीड फिर से डॉर्मेंसी चला जाता है। अब वो सीड को यदि हम गर्मी में लगाएं तो बेटा वो जर्मिनेट नहीं करेगा, क्यों, एनवायरमेंट नहीं है उसका, ऐसा एडवर्स कंडीशन उसकी है जिसकी वजह से उसके एनवायरमेंट मिलेंगे वो चीज। हाँ जनरेट करने के लिए क्यों नहीं कर सकता, उसको भी जनरेट कर सकते हैं यदि हम उसके जैसे अकॉर्डिंग क्या करें, एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है तो जनरेट करना। तो याद आ गया, समझ में बिल्कुल आ गया ना।
आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा बिल्कुल। सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, डॉर्मेंसी वर्ड आपको दिया गया था, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। आगे आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बस स्टॉप करने वाले बेटा। आगे पॉइंट पे आते हैं कि आपको क्या करना है डॉर्मेंसी के अलावा, कि जनरली क्या होता है कि आगे पॉइंट देखते हैं कि जनरली सीड किसका मॉडिफाइड, ओवरी मॉडिफाइड द सीड एंड द ओवरी मॉडिफाइड टू इनटू द फ्रूट। और जो सीड होता है वो किसका मॉडिफिकेशन, ओविल का, पहले भी हमने लेक्चर में देखा। और जो फ्रूट होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, ओवरी का, ओवरी का मॉडिफिकेशन होता है। तो जनरली क्या होता है बेटा कि इसमें ओवरी में, तो इसमें क्या कंडीशन होती है कि जो फ्रूट बनाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओवरी इनटू द सीड एंड द ओवरी इनटू द फ्रूट proceed simultaneously. The wall of the ovary develops into the wall of the fruit कहा जाता है पेरिका। देखो the wall of the ovary कह रहा है कि जो ओवरी की वाल होती है, ओवरी की जो वाल होती है, ओवरी से फ्रूट बना था और सीड से आपको क्या बना हुआ था, सॉरी ओवरी से सीड बना था। तो ओवरी की जो वाल होती है वो डेवलप करके आपको किसका निर्माण करती है, वाल ऑफ द फ्रूट, फ्रूट की वाल बनाती है। तो फ्रूट में जो वाल आप देखते हो, ठीक है, किसी भी की वाल देख लो बेटा, फ्रूट में जो वाल देखते हो वो क्या होता है, पेरिकार्प होता है। किसी लेक्चर में हमने बता भी लिखा होगा आपको पेरिकार्प, ठीक। पेरिकार्प क्या होती है, फ्रूट की वाल होती है, फ्रूट वाल, ठीक। फ्रूट वाल को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं बेटा। पेरिकार्प किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो ओवरी वाल का मॉडिफिकेशन क्या होता है, पेरिकार्प। क्लियर है, वर्ड याद है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस साल के नीट में पूछा जा सकता है पेरिकार्प क्या होता है। क्लियर हो, तो ये पेरिकार्प होता है। अब आपको क्या करना है बेटा, अगली पॉइंट हम आपको देखते हैं कि इसमें क्या होता है, जनरली द फ्रूट में बी फ्लैशी एंड गुआवा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बहुत सारे मेंस में लिखे हुए कि फ्रूट में जनरली क्या होता है, कुछ फ्रूट जो होते हैं फ्लैशी होते हैं, गूदेदार होते हैं, जिसको हम खाते हैं, जैसे आपको सेब ले लिया जाए, आम ले लिया जाए, अमरूद ले लिया जाए, ये सारे आपको क्या होते हैं, फ्लैशी होते हैं, जिसको हम खाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये है कि कुछ फ्रूट होते हैं जो आपको क्या होते हैं बेटा, ड्राई होते हैं, उसमें ये फ्लैशी नहीं होते हैं। तो जैसे आपको क्या होता है कि उनमें क्या होता है, ड्राई अप होते हैं, जैसे ग्राउंड नट हुआ, मस्टर्ड हुए, ये क्या होते हैं, मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट हुए, ये ड्राई सीड अप होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है, आपने कभी थिंकिंग की है, सपोज किया हुआ है कि फूल फ्लावर को हमने बता रखा था क्लोरोफिल क्यों होता है, इंटरेक्ट करने के लिए। सॉरी बेटा, फ्लावर जो होता है कलरफुल होता है, क्यों, इंटरेक्ट करने के लिए। सॉरी बेटा, सर्दी की वजह से कुछ प्रॉब्लम है। चलो आप देखते हैं, आगे हम देखते हैं। हमने क्या बताया कि आपको बता रखा होगा क्लास में जब पॉलिनेशन पढ़ रहे थे कि फ्लावर इतना कलरफुल क्यों होता है, इंटरेक्ट करने के लिए। पौधा इतना बेवकूफ नहीं है जितना आप समझ रहे हो। पौधा वो क्या करता है, उसका कुछ रीजन होता है, इसलिए जैसे हमने बताया था कि वो कलरफुल इसलिए होता है ताकि वो कौन है, मधुमक्खियां या इंसेक्ट आए उसके पास और उसको पॉलिनेशन में क्या कर दे, हेल्प कर दे, उसका पॉलिनेशन हो जाए और उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाए, तब जाके उसकी अगली जनरेशन प्रोवाइड होगी। उसी तरह से फ्लावर जब फ्रूट लगाता है ना, फ्रूट को आपने देखा होगा थोड़ा सा पीला होगा, आम को देखो थोड़ा सा पीला कलर होगा, कितना सुंदर लगता है, ग्रीन कलर का रहता है, तब देखो कैसा होता है, और जब वो पक जाता है तब देखो कैसा होता है, उसका पेरिकार्प कितना सुंदर लगता है। पपीते को देख लो, पीला कलर हो जाता है, उसका पेरिकार्प जो वो हो जाता है, पक जाता है, तो कितना सुंदर। वो इंटरेक्ट करता है आपको ह्यूमन बीइंग, अदर एनिमल्स को, कि वो उसके पास रखा है। तो हम भी तो ऐसे थे, हम जाएंगे उसके पास, आम को देखे कहीं पेड़ पे लगा हुआ जा रहा है, वो पका हुआ है, कच्चा आम लगा नहीं तोड़े, लेकिन पका हुआ आम देखा दे, बड़ा अच्छे आम लगे थे, कुछ नहीं, आपने तोड़ लिया और खाया। खाने के बाद आपको क्या करते हैं, उसके फ्लैशी पार्ट को हमने खा लिया, उसकी सीड को क्या किया, फेंक दिया, कहीं पे फेंक दिया। अब उसका डिस्पर्सन हो गया, यही तो है उसका, वो करवाना चाहता था आपसे, सीड डिस्पर्सन करवाना चाहता था, उसको कहते हैं सीड डिस्पर्सन। आपने यूज किया और वहां पे दूसरे अंदर जगह पे आपको खाते खाते गए 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, आप दूसरी जगह पे फेंक दिए, वहां पे वो जैसे ही अपनी क्या कहते हैं फेवरेबल कंडीशन पाता है, वो सीड फिर से क्या करता है, जर्मिनेट कर देता है। इंटरेस्टेड है ना, इंटरेस्ट पॉइंट कि हमने क्या किया, वो अपने फायदे के लिए किया था, हमको तो दिया, हमको मिल गया फूड से, हमको मिल गया फूड, मिल गया उसका फ्लैश, बहुत सारे नरिशमेंट मिल गया, हमको न्यूट्रिएंट मिल गया, हमने यूज कर लिया और सीड को फेंक दिया, उसका डिस्पर्सन भी हो गया अंदर। कभी कभी आपको ध्यान रखिएगा, जैसे आपको सर ठीक है आपने बताया कि हमने फेंक दिया उसको,
अमरूद के सीड को जब हम खा लेते हैं तब क्या होता है, वो क्या मेथड अपना है आपको ध्यान रखिए, जब हम अमरूद को सीड को इंजेस्ट कर लेते हैं तो जनरली क्या होता है उसका सीड डाइजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि छोटे छोटे उसके गुदे में सीड रहते हैं ना, वो डाइजेस्ट नहीं करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वेस्टेज के साथ हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा उस वेस्टेज पे आपको देखें कभी कभी अमरूद का पौधा क्या होता है, उग जाता है, कभी देखा होगा उगता है उस वेस्टेज से, वहां पे भी आपको क्या होता है वो सीड जर्मिनेट कर लेता है। क्लियर होगा? तो इस तरह से मेथड होता है, इसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल कहते हैं। वो हर एक पौधे क्या कहते हैं इसको इंक्लूड करते हैं और इस तरह से रखते रहते हैं। अब उसके बाद आपको क्या हुआ कि इन द मोस्ट ऑफ द बाय द टाइम ऑफ द फ्रूट डेवलपमेंट बाय द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट फ्लोरा जनरेट द फॉल। क्या करता है कि जनरली जब अगर लास्ट पॉइंट है, लास्ट लेक्चर का लास्ट पैराग्राफ लास्ट वाला है कि यदि आपको देखा जाए कि जनरली क्या होता है जब फ्रूट आपको क्या होता है सीड लगता है, फ्रूट बनता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है, फ्रूट का लगना होता है, तो जनरली फ्लावर का अदर पार्ट्स क्या होते हैं वो आपको गिर जाते हैं, बेटा झड़ जाते हैं, ठीक है, डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जैसे उसका कैलिक्स का रोला कुछ भी हुआ एंड्रोसियम हुआ, ये सारे झड़कर आपको गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और डेवलप करता था क्या, ओव्यूल डेवलप करता है और ओवरी ही डेवलप करती है। लेकिन कभी कभी इसके अलावा भी क्या कहते हैं, इसके साथ साथ अगर अंदर पार्ट में कि आपको डेवलप कर जाए क्या थैलेमस, अदर पार्ट्स भी इसके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट होता है, तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं बेटा फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको लिखा भी होगा, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। ठीक, फॉल्स फ्रूट किसे कहा जाता है, द पार्टिसिपेट द डेवलपमेंट ऑफ fruit and participate only ovary, generally होता है, generally development of fruit participate in ovary, ठीक है, but some cases the development of the fruit in participate in ovary and the another part of the thalamus, फ्लावर का अंदर पार्ट थैलेमस भी उसमें डेवलप कर जाता है, थैलेमस भी फ्रूट का पार्ट बनाता है, एंड दिस टाइप फ्रूट इज कॉल्ड एज फास्ट फ्रूट, उसको फास्ट फ्रूट कहते हैं। एंड अगर यदि आपको जनरली कि द फ्रूट डेवलपमेंट पार्टिसिपेट इन वनली ओवरी एंड दिस टाइप फ्रूट इज कॉल्ड एज द ट्रू फ्रूट्स। क्लियर हुआ? तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई, ट्रू फ्रूट्स एंड क्या हुआ फास्ट फ्रूट, दो क्लियर हुए। ट्रू फ्रूट्स बेटा क्या हमने बताया आपको फास्ट फ्रूट। एग्जांपल आपको लिख सकते हो बेटा, एग्जांपल आपको एनसीईआरटी का ही एग्जांपल दे देता हूँ, आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल आपको बहुत सारे दिए हुए, जैसे आपको देखो कि आपको बेटा एनसीईआरटी का एग्जांपल आपको दे रखा हुआ है कि डेवलपमेंट ट्रू फ्रूट्स एंड सम स्पेस फर्टिलाइजर। एक मिनट बेटा, वो आपको एनसीईआरटी में हाँ दिया हुआ क्या बेटा, एप्पल में आपको जनरली क्या आता है स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल एंड कैरेट्स। एप्पल स्ट्रॉबेरी जो होता है बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फास्ट फ्रूट, इस फास्ट फ्रूट का थोड़ा सा हम फिगर आपको दिखा देते हैं तो वो आपको क्लियरली होगा, ध्यान देखो। एप्पल इंसानी का फिगर देखो, ये तो थैलेमस वाला पार्ट दिखा रहा है, देखो देख रहे हो सारे फिगर को देखो, ये आपको थैलेमस भी बांध लिया, ये जो फूला हुआ पार्ट है ये जनरली यही ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या सीड है, और ओवरी के बाहर वाला जो हम फ्लैशीबर्ड खा रहे हैं वो किसको खा रहे हैं, थैलेमस को खा रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे फ्रूट को हम क्या कहेंगे, फास्ट फ्रूट, जो आपको अंदर पार्ट और सिर्फ ओवरी पार्ट लेती है तो उसको हम कहते हैं क्या, तो ये स्ट्रॉबेरी में भी देख लो, ये थैलेमस वाले पार्ट भी भाग लेते हैं, ठीक। तो ये कंडीशन आपको याद रहा। तो हम लेक्चर्स को यहीं भी स्टॉप करते हैं, शायद आपको बहुत बड़ा लेक्चर हो गया होगा। अब आपको एक लेक्चर और बाकी है बेटा, उसमें थोड़ा सा हम एपोमिक्सिस आपको वर्ड को दिए हुए पार्थिनोकार्पी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी, ये सारे वर्ड आपको खत्म कर देंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बेटा आशा करता हूँ कि आपको क्लियर आया होगा समझ में, सारे कोई भी पॉइंट हमने छोड़ी नहीं है एनसीईआरटी की, सारे बता रखे हुए, और मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते हुए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।